हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है लोकसभा। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 41 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा को चलाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कोरम क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी लोकसभा का जो सीट है सबसे ज्यादा किस राज्य से है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की 31। इसी प्रकार अगर बात करें तो लोकसभा जो बिहार है, बिहार से लोकसभा में 40 मेंबर, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल से 42 मेंबर जाते हैं। 43 है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। 44 नंबर है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पे हैं? पहले दर्जे पर कौन है, कमेंट में बताइए। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे दर्जे पर हैं? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे मतलब कि महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, इसके बाद बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो क्रम याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन देखिए नहीं दिया गया है। दूसरा तीसरा यानी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। सबसे ऊपर में किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का। 45 है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किस राज्य को मतलब कि किया गया है? मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि क्रम को ध्यान में रखिएगा। इससे पहले वाले सेशन में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, और अभी कुछ सेकंड पहले, इससे पहले यानी 44 नंबर जो प्रश्न था उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप सही जवाब दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो मेंबर मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जाते हैं, 80 सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का 48 सीटें, तो 48 महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे पूछा गया। तो लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का जो आवंटन है उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र का। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? लोकसभा के लिए कितने स्थान या कितने मेंबर राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं? यानी राजस्थान से कितने मेंबर लोकसभा में जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। लोकसभा में राजस्थान के लिए 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियां, 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो 4 सीटें अनुसूचित जातियां और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, कुल मिलाकर 25 सीटें निर्धारित की गई है। 47 है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 5। लोकसभा में उत्तराखंड से निर्वाचित होने वाले कुल सांसदों की संख्या 5 है, जिसमें 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 48, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी, 54 थी। 14 सीटें झारखंड के मतलब कि झारखंड का निर्माण हुआ तो 14 सीटों के निर्माण के बाद वहां जो है मात्र 40 सीटें बची। इस प्रकार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 40
मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद 29 बची। 11 जो है किसने, छत्तीसगढ़ ने ले लिया। विघटन के पूर्व का ये जो मतलब कि प्रश्न है, विघटन के पूर्व का, इसीलिए बिहार में लोकसभा के लिए जो आवंटित स्थान था उस समय 54 था। ठीक है, याद रखिए। असम 14 सीटें, मध्य प्रदेश 40 सीटें। ठीक है, इसके बाद अगर बात करिए तो गुजरात में, देखिए गुजरात में जो है आपका कितना सीटें हैं, गुजरात 26 और असम 14, कुल मिलाकर 40। गुजरात 26, झारखंड 14, कुल मिलाकर 40। इस तरह से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या मतलब कि 80 की आधी 40 और बिहार की लोकसभा सीटें हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होना चाहिए सही ऑप्शन नहीं है। 49, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म यानी राज्यों के किस पेयर को लोकसभा में जोड़े को किस मतलब कि राज्यों का जो जोड़ा है लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो यहां पे भी जो ऑप्शन होना चाहिए सही ऑप्शन नहीं है। पंजाब में लोकसभा में जो स्थान है 13 है, असम में 14 है, गुजरात में आपका 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही हैं। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई। वर्तमान में राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में 25, असम और झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सभी में 2-2 सीटें, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम सभी में 1-1 सीटें। राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। तो आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 50 नंबर है। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे ब्लर हो गया है, मैं रिपीट कर देता हूं। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ राज्य का नाम, दूसरे तरफ लोकसभा में स्थान दिया गया है, लोकसभा में सीटों का जो संख्या है वो दिया गया है। जो युग्म सही नहीं है वो है आपका आंध्र प्रदेश में 42 दिया गया है और आपका असम में 13 दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में 25 और आपका जो असम है, असम में लोकसभा में जो स्थान है वो कितना है, तो 14 है, न कि 13। तो ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। 51 है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, मिलान करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व है कितना, आंध्र प्रदेश में प्रतिनिधित्व है आपका, बताइए पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सीटों की जो संख्या है वो कितना है, फटाफट बताइए। तो 25 है। आंध्र प्रदेश में 25, सॉरी ये रहा 25। तमिलनाडु में आपको मालूम है, तमिलनाडु में कितना है, तो 39 है, 39। महाराष्ट्र में आपको मालूम है, महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा 48 है। ये रहा महाराष्ट्र। देखिए आंध्र प्रदेश में कितना, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 25, तमिलनाडु में बताइए, तमिलनाडु में कितना 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में कितना, तो 11, पश्चिम बंगाल में कितना, तो 42। सही जो मिलान दिया गया है वो ऑप्शन डी में है। 52 है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की सीटों की संख्या 1-1 है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, लद्दाख में लोकसभा की मात्र एक सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का जो है आपस में विलय कर दिया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
53 निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? याद रखिएगा, त्रिपुरा से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल पूर्व तथा अरुणाचल पश्चिम है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। 55 नंबर है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। 2008 में लागू परिसीमन के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद था। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव का स्थान आता है। 56 वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? प्रश्नकाल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में, याद रखें, प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करें तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के चुनाव की व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपया तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपया निर्धारित कर दी गई है। कितना? तो अब 95 लाख मतलब कि लोकसभा निर्वाचन के लिए और 40 लाख विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है व्यय करने की सीमा को निर्धारित किया गया है। आगे नेक्स्ट 57 है, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्या है? लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के द्वारा जमा की जाने वाली जो जमानत राशि है, याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जो जमानत राशि है वो 25,000 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 12,500 रुपया है। विधानसभा चुनाव के लिए अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लिए जो है 5,000 रुपया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 58 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितने वैध मतों का उसे हिस्सा प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। कितना? 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है, यानी वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। 59 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा 1952 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 60 नंबर, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, 6 वर्ष का था? तो सही जवाब है 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 ईयर का था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 ईयर का था, जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। 61, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो सही जवाब है मार्च 1991, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
नौवीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। 62 भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुआ? भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1998, डी ऑप्शन। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 63 कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। 7वीं का जो समय दिया गया है वो है 1982, जो कि सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। 7वीं लोकसभा के लिए चुनाव जनवरी 1980 में संपन्न हुआ था। सभी विकल्पों के युग में सही हैं। 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन अप्रैल मई 2019 में संपन्न हुए थे। 64 है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन होता है? बताइए, लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर बात करें तो चूंकि अनुच्छेद 75 वन के अनुसार 75 वन के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में, लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा, भारत में संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही है? तो दोनों में से न तो पहला न तो दूसरा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। पहला कथन गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य या उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का जो है सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। इसीलिए कथन 2 भी गलत है और पहला भी। 66 है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो चयनित किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को जो है यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि इलेक्ट का। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? 67 लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, सी ऑप्शन। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 68 निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो सही जवाब है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। दिए गए विकल्प में स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य यानी सांसद के तौर पर पद की जो है शपथ ले चुका होता है।
वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। 69 निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो सही जवाब हो जाएगा स्पीकर, डी ऑप्शन। 70 नंबर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो है त्याग पत्र सौंपता है, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। संविधान का अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद जो है त्याग करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 71, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, याद रखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 72 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। 73 है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यानी बी ऑप्शन। 74 है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से। 75 स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? स्पीकर के पद के विषय में कुछ कथन है, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह कथन सही है? नहीं। दूसरा, वह यह आशय नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का जो है सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, यह भी सही नहीं है। सी है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, यह भी सही नहीं है। डी ऑप्शन सही है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यानी डी ऑप्शन। थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पे आप चाहें तो नोट बना सकते हैं या पीडीएफ के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही जो है किसी सदस्य में चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के मेंबरों में से ही किसी को चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य भी प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत वह त्याग पत्र दे देता है तो वह अपने त्याग पत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। 76 है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला कथन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्या यह सही है? पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, यह भी सही नहीं है। तीसरा सही है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यानी बी ऑप्शन केवल तीसरा। 77 नंबर है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं इनका क्या कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है, जो ड्यूटी होता है, वो क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी बी ऑप्शन। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है।
जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट 78, प्रोटेम एसपी का सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम एसपी का सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, सी ऑप्शन। 79 है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब? लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, याद रखिएगा, करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तो निर्णायक मत देने के संदर्भ में ये अपना प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 100 सब क्लाउज 1 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई होने की स्थिति में हो जाता है। अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतम मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। 80 नंबर है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? सही जवाब है अनुच्छेद 100, सी ऑप्शन। 81 है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। वे अपने मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर है। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। 82 है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। 83 है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, नाम याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के द्वारा जो है अस्वीकृत कर दिया गया था। 84, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है इसका मीरा कुमार, डी ऑप्शन। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष यानी स्पीकर मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। इसके बाद 85, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? आपको मालूम है, फटाफट कमेंट कीजिए। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर यानी अध्यक्ष मीरा कुमार थी, यानी सी ऑप्शन। लोकसभा के 86 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में 4 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। जो कथन सही है मैं उसी को हिट करूंगा। पहला है कि लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, पहला सही है। तीसरा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसा कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती, पहला तीसरा बिल्कुल सही है। तो आपका पहला तीसरा यानी ऑप्शन ए। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियम 8(1) के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष के द्वारा नियत की जाए और महासचिव के द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस स्थिति की सूचना भेजी जाए, तब मतलब कि इसका कथन पहला सही हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त हो जाएंगे तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष या अन्य सदस्य को
जो है उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। उसे मुख्य विपक्षी दल या शासक दल का होना आवश्यक नहीं है। हालांकि सामान्यतः वर्तमान परंपरा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष शासक दल या गठबंधन से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से चुना जाता रहा है। इसके बाद अच्छा, इसमें है कि अगर बात करें तो कुछ और पॉइंट दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, वह किसी बैठक में अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। इस समय उसे अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। इसीलिए कथन तीसरा सही है। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियम 8(2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए किसी सदस्य का निर्वाचन का प्रस्ताव किसी दूसरे सदस्य के द्वारा रखा जाता है। उसका अनुमोदन कोई तीसरा सदस्य करता है। इस संदर्भ में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि तत्व संबंधी प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा रखा जाता है, जिसका अनुमोदन ट्रेजरी बेंच या विपक्ष के द्वारा किया जाता है। 87, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, जब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है? उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। सी ऑप्शन। लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी तब पीठासीन होता है। जब पीठासीन होता है तो वह मत नहीं दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वे अपना मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का भी अधिकार होता है। 88, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं, कमेंट करके आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा पी.ए. संगमा, डी ऑप्शन। पी.ए. संगमा 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। 1996 में वे लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। 90 नंबर है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, डी ऑप्शन। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। 91, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में। 92 है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित कथन दिए गए हैं। 4 कथन है। कौन कौन से कथन सही है इनके संदर्भ में? तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14% रही। नवंबर 2023 के स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य थी। कांग्रेस पार्टी से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42, तृणमूल कांग्रेस से 9 महिला सदस्य थी। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से 12 थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से 11 का स्थान, राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित थी। तो याद रखिएगा, प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प 3 सही उत्तर था। 93 है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 में, सी ऑप्शन। 94 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कौन कौन से कथन सही है? तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है? केवल दूसरा बिल्कुल सही है। देखिए, कथन दूसरा सही है, अन्यथा अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव
489 सीटों के लिए हुआ था, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की, जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में INCO के राम सुभग सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होना आवश्यक है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। संसद के तहत राज्यसभा के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें काफ़ी सपोर्ट किया। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।